Shriman Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back with my new video. Myself Harshita Gahirwar. So after a gap I am back with my new video. So आज जो मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ म्यूटेशन. सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड टॉपिक एज पर द एग्जाम एक्सपेक्टेशंस. अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो म्यूटेशंस जो है 11th और 12th के बच्चों के लिए भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड साथ ही साथ ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अच्छा है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी, क्योंकि म्यूटेशन इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक बट मैं एक क्विक रिव्यू दूंगी इसमें म्यूटेशन का. सो टुडेज टॉपिक इज द रिव्यू ऑफ म्यूटेशन. सबसे पहले हमें मालूम है कि म्यूटेशन क्या है. जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई चेंज हो जाना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक जरा सी एक थोड़ा सा भी एक ऐसा चेंज हो किसी चीज़ में जिससे पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाए. इम्पॉर्टेंट स्टेप अगर हम स्किप कर देते हैं तो हमारा पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है. सो एग्जैक्टली टू द सेम, अगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियोटाइड बेस में कोई भी चेंजेस आते हैं या कोई भी ऑल्टरेशन होता है तो उसके वजह से कुछ चेंजेस होते हैं एंड उस चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं. तो ये तो मैंने आपको बताया एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में, बट इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं अलग बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर म्यूटेशन. डिस्कवर किसने किया था म्यूटेशन को? तो म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर ह्यूगो द बेरीज. उन्होंने इसको डिस्कवर किया था बहुत टाइम पहले. सो व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन की डेफिनेशन है, म्यूटेशन इज द चेंज इन आवर डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as UV light और mistakes during the DNA replication, या फिर किसी की तरीके का आपके चेंजेस होना न्यूक्लियोटाइड बेस में, दैट इज अगेन अ डीएनए. सो म्यूटेशन का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि वो कहाँ पे होगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि म्यूटेशन आर और 5 टाइप्स, 3 टाइप्स और 6 टाइप्स. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, क्योंकि म्यूटेशन कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. म्यूटेशन का मतलब ही चेंजेस है, तो चेंजेस कहीं भी आ सकते हैं, चाहे वो आपके क्रोमोसोम्स में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जगह पर हो, जीन्स में हो, क्रोमोसोम्स में हो, कहीं पे भी हो. लेकिन जैसे जैसे इसके चेंजेस होते हैं म्यूटेशंस के, वैसे वैसे इसका पॉइंट भी होता है. अगर मैं ये कहूँ कि म्यूटेशन जो है आपका क्रोमोसोम्स में हो रहा है तो उसका एक अलग आपको एक एक्सपेक्ट मिलेगा. अगर मैं बात करती हूँ कि अगर जैसे म्यूटेशन हुआ तो वो डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो उससे क्या होगा, तो जब डीएनए में म्यूटेशन होगा तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो अफेक्ट होगी वो होगी आपकी हेल्थ. उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का सिंड्रोम आ जाता है या डिसीज आ जाते हैं. जैसे आपने डाउन सिंड्रोम सुना होगा, आपने एल्जाइमर्स डिसीज सुने होंगे. तो इस तरीके के डिसीज जो है प्रोडिक्ट होते हैं जब कोई भी म्यूटेशन जो है होता है डीएनए में. सो अब जैसे कि म्यूटेशंस तुमने बता दिया कि ये चेंजेस होते हैं आपके डीएनए में या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, लेकिन म्यूटेशंस होते किससे हैं? जो म्यूटेशंस होते हैं वो म्यूटेजन से होते हैं, म्यूटेजेंस. एंड अब ये म्यूटेजेंस क्या है? म्यूटेजेंस एक वो एजेंट्स हैं जिसके वजह से म्यूटेशंस होते हैं. एजेंट्स विच कॉजेज द म्यूटेशंस कॉल्ड द म्यूटेजेंस. तो म्यूटेजेंस भी अलग टॉपिक है जिसको मैं इसी वीडियो में फर्दर कंप्लीट करूंगी. सो नाउ टाइप ऑफ द म्यूटेशंस. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिससे आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि एक रिव्यू दे रही हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस में इसमें पॉइंट म्यूटेशंस है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है, कॉपी नंबर वेरिएशंस है. माइट बी यू डोंट नो दिस नंबर, आपको शायद ये नहीं पता होगा कॉपी नंबर वेरिएशंस, बट आई विल टेल यू अबाउट इट. मैं बात करती हूँ पहले पॉइंट म्यूटेशंस की. जब पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन. जब आपके किसी भी तरीके का न्यूक्लियोटाइड बेस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वहां पे जब उसको दूसरा रिप्लेस कर देता है, दूसरा बेस उसको रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. और जब ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है तो आपको जो डिसीज क्रिएट होता है या डिसीज आपको होता है सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया. तो हम इस नाम से तो अवेयर हैं कि सिकल सेल अनीमिया क्या है, जिसमें आपके जो हीमोग्लोबिन सेल होते हैं वो सिकल होना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सिकल सेल अनीमिया. फिर आता है इंसर्शन. इसमें जब किसी भी तरीके का आपका न्यूक्लियोटाइड बेस अगेन उसमें ऐड होता है, एक नया ऐड होता है, तो जो आपका ओरिजिनल वाला बेस होगा, सपोज मैंने अगर यहाँ पे ए एडेनाइन है, गुआनाइन होता है, साइटोसाइन है
और एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन ये है। तो इसमें जब मैंने इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे एक और ऐड हो गया, सपोज एक और ए आ गया, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट आ जाएगा। फ्रेम शिफ्ट का मतलब जैसे इतना है, ये शिफ्ट होके और इतना हो जाएगा। तो जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो वहां पे जब ये होगा तो यहाँ पे जो डिसीज इसके वजह से होगी वो होगी बीटा फॉर्म थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जैसे हम जानते हैं कि थैलेसीमिया तब होता है जब आपकी बॉडी में एक एक्यूरेट अमाउंट में ब्लड प्रोसेस नहीं हो रहा हो, तो आपको पर मंथ ब्लड दूसरे कोई इंसान डोनेट करता है आपकी बॉडी में, तब वो आपको क्योर कर पाते हैं, तब इसमें ऐसा होता है। फिर बात आती है डिलीशन के लिए। तो डिलीशन में क्या होता है, जब आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस डिलीट होता है एंड उसकी जगह पे दूसरा ऐड हो जाता है, तब ये डिलीशन वाला आता है। और इसमें होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस जैसे हम कहते हैं ना कि हमको सिस्ट हुआ है, या सिस्ट इज द काइंड ऑफ अ स्मॉल बॉल जिसके अंदर वाटरी सब्सटेंसेस होते हैं या कंटेंट होता है वो, और वो थोड़ा सा स्टार्ट स्टेज, जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है वो इतनी ज़्यादा थ्रेटफुल नहीं होती है, लेकिन अगर उसको टाइम पे डिटेक्ट ना करें तब वो ज़्यादा दिक्कत करती है। तो जब मैं सिस्टिक फिब्रोसिस की बात कर रही हूँ तो ये आगे चल के एक कैंसर का रूप ले सकती है। इसीलिए जब किसी भी इनिशियल स्टेज पे जिसको डिटेक्ट किया जाता है तो उसको ऑपरेट करके निकालना ज़्यादा जरूरी समझा जाता है, क्योंकि अभी उसके अंदर वाटर कंटेंट है जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वाटर कंटेंट जो है कैंसरियस बॉल भी बन सकती है, तो इसलिए इसको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की, तो जाहिर सी बात है जब मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर जो भी म्यूटेशंस हो रहे हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहे हैं। तो जब मैं क्रोमोसोमल इसकी बात कर रही हूँ तो इसमें जब किसी भी तरीके का कोई हमने इन्वर्जन का नाम मैं ले रही हूँ, जैसे कोई क्रोमोसोम एक सेगमेंट है, उस क्रोमोसोम सेगमेंट में जब कोई एक और सेगमेंट जोड़ दें हम और वो उस वजह से वो फ्लिप कर जाए या फिर इन्वर्स वे में आ जाए तो वो उसमें आ जाता है इन्वर्शन। एंड इसके वजह से जो उसमें डिसीज क्रिएट होता है वो डिसीज क्रिएट होता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम, ये इसके अंदर होता है। फिर आता है कि डिलीशन में क्या हुआ। डिलीशन में कब कोई भी क्रोमोसोम सेगमेंट में कोई एक ओरिजिनल क्रोमोसोम सेगमेंट डिलीट होके एक नया क्रोमोसोम का सेगमेंट उसमें ऐड हो जाए तो वो डिलीशन हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो डिसीज होती है, ये मैंने क्राइडो-चार्ट जो बताया, सॉरी वो इसका नहीं है, इन्वर्जन का नहीं है, इन्वर्जन का ऑप्टिस है, ऑप्टिस सिंड्रोम होता है इसमें। एंड जब डिलीशन होता है, जैसे मैंने बोला कि क्रोमोसोम सेगमेंट जब ओरिजिनल क्रोमोसोम सेगमेंट डिलीट हो जाता है उसकी जगह पे फर्स्ट एक नया क्रोमोसोम सेगमेंट ऐड हो जाता है, तो डिलीट होने की वजह से जो इसमें डिसीज होता है वो होता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ओके, अब आता है डुप्लीकेशन। जैसे कि सपोज कीजिए एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है, उसकी जगह एक नई कॉपी बन गई एग्जैक्टली सेम उसी की, तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। सेम हियर, जब क्रोमोसोम सेगमेंट एक है तो उसका जब नया एक बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है। तो जिसके वजह से जो इसमें प्रॉब्लम होती है या डिसीज क्रिएट होता है वो होता है कि कोई भी तरीके का कैंसर फॉर्म होना, कैंसर फॉर्म, किसी भी तरीके का कैंसर फॉर्म होना। अब इसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन। अगेन, जब किसी भी तरीके का जो इसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो उसकी वजह से जब हमने कोई एक नया उसमें सेगमेंट ऐड कर दिया तो उसकी लोकेशन चेंज हुई, लोकेशन शिफ्ट हुई या फ्रेम शिफ्ट हुआ, तो उसके वजह से वहाँ पर ट्रांसलोकेशन हुआ। एंड जब ट्रांसलोकेशन होता है तो उसमें जो डिसीज होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं किसी भी तरीके का ल्यूकीमिया होना। जैसे मैंने आपको ल्यूकीमिया क्या है वो आपको अपने एक वीडियो में मैंने बताया था। नाउ कॉपी नंबर वेरिएशंस। कॉपी नंबर वेरिएशन आप समझ रहे होंगे, वो वाले म्यूटेशन जिसके वजह से, वो म्यूटेशन जिसके वजह से किसी भी कॉपीज में चेंजेस आ जाना, नंबर ऑफ कॉपीज में चेंज आ जाना। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपी नंबर ऑफ वेरिएशन, सबसे पहले आता है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं जीन्स की वो एकदम से बढ़ जाती हैं। एंड जब वो बढ़ जाती हैं, टेंडमली बढ़ जाती हैं, तो उसके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग इन द सेंस नंबर एकदम से बढ़ जाएंगे, जैसे किसी की
फ्रिक्वेंसी है कि हम सिर्फ 10 वेरिएबल्स ले सकते हैं या 15 ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 20 और 25 हो जाए तो देयर आर लार्ज डिस्टेंस। तो उसी वजह से जो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो इसमें डिसीज होती है, वो होती है ब्रेस्ट कैंसर। इसमें जीन एम्पलीफाई होने की वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर की डिसीज हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। ये भी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ कॉपीज में इंक्रीज होने की वजह से इसमें जो भी म्यूटेशंस होते हैं वो सिमिलर टू दैट, जब किसी भी तरीके का ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट हो या ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है वो एक्सपेंड होता चला जाए, इंक्रीजिंग होता चला जाए, तो वहां पे ये आता है। एंड इसकी वजह से जो इसमें डिसीज होती है वो डिसीज होती है एक्स फ्रेगाइल सेगमेंट, एक्स फ्रेगाइल सिंड्रोम। तो ये इसके वजह से होती है। सो ये म्यूटेशंस के कुछ टाइप थे, जैसे कि मैंने बोला कि म्यूटेशन आर नॉट प्रेडिक्टेड कि इतने म्यूटेशंस होंगे, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला था कि म्यूटेशंस की वजह से म्यूटेशंस होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि म्यूटेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो म्यूटेशंस वही होते हैं द सब एजेंट्स व्हिच कॉजेस द म्यूटेशंस कॉज्ड, सो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस। सो म्यूटेशंस जो है दो तरीके के हैं। पहला होता है केमिकल म्यूटेशंस, कुछ होते हैं फिजिकल म्यूटेशंस। बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। म्यूटेशंस agents, those are causative agents of mutations. Mutations two type के होते हैं, that is physical mutations and chemical mutations. एंड एक्चुअली बायोलॉजिकल भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो को ही कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि ये दो ज्यादा कॉमन है। फिजिकल में बात करूँ तो जैसे मैंने आपको अपने डेफिनेशन में बताया था, एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें जो आते हैं वो आते हैं यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, radiations, and wavelength, X-rays, gamma rays, beta rays and many of rays etc. ये आ गए फिजिकल में। केमिकल में होते हैं वो जो केमिकल्स होते हैं वो, जैसे एक्रिडाइन हुआ, एक्रालामाइड हुआ, एक्रिडाइन हुई, ज़ेंथॉल हुआ। तो इस तरीके के इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट होता है। अब ये म्यूटेशंस हो गए। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसकी वजह से ही ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं, तभी म्यूटेशंस होते हैं। अब ऐसा क्या होता है, ऐसे कैसे कोई भी चीज़ की वजह से हमारे म्यूटेशंस होने लगते हैं, कैसे हमारे डीएनए के ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है उसके जो डाइमर्स है ना वो टूटते हैं, तब इसके अंदर ये म्यूटेशंस प्रेजेंट आते हैं, मतलब तब जो म्यूटेशंस है वो अकर होते हैं। तो सबसे पहले सपोज इट्स आवर डीएनए, तो जब इसमें म्यूटेशंस हो जाएंगे उसके बाद में ये एनलार्ज हो जाएगा। जैसे कि ये आपका बेस है, दीज आर द बेस, बट ये यहाँ से जैसे कि ये सब मिले होते हैं इस तरीके से, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो डिफरेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। लेकिन ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल डीएनए जिसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल कॉजेज नहीं है। अब जब इसमें अफेक्टेड हम डीएनए कहें, अफेक्टेड डीएनए, इसमें क्या होगा, ये तो अभी चलो सेम है, लेकिन क्योंकि ये जो डाइमर्स हैं ये टूट जाएंगे। जब ये डाइमर्स टूट जाएंगे सो हाउ दे मेक अ नॉर्मल, तभी इसी की वजह से ही चीजें खराब होती हैं। जब जैसे ये ब्रेक हो गया ना बीच से, तो इसी वजह से ये डाइमर टूट गया।
dimer break and hence mutation done। तो म्यूटेशन इसमें अगर हो जाता है क्योंकि ये टूट गया, अगर यहाँ पे कुछ होता, सपोज मैं देखूं कि ये तो एक तरीके का नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, ये एक नॉर्मल डीएनए है और ये एक इधर का है जो ये अफेक्टेड डीएनए है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी एक्सटर्नल एक आ गया, सपोज ये यूवी लाइट हुई, ये यूवी लाइट हुई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तभी तो ये इसका जो डायमर्स है ये टूट गए, नहीं तो यहाँ पे ए जी साइटोसाइन और ग्वानाइन होता, इसी तरीके से होता, तो थाइमाइन सॉरी, इसी तरीके से होता, तो ये नाइट्रोजनस बेसिक क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में आते हैं, तो इस तरीके से म्यूटेशन अराइज होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन किसी किसी में ये म्यूटेशंस पॉजिटिव ऐसे भी हैं, मतलब बहुत ही कम रेयर केस में है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, जैसे कि किसी किसी में म्यूटेशंस पास नहीं होते, जैसे सोमैटिक सेल्स हैं, तो उसमें एक टाइम के बाद में जो म्यूटेशंस है वो इनहेरिट नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशंस, सोमैटिक म्यूटेशंस। और जब ये रिप्रोडक्शन में जाते हैं तब उसमें होते हैं, लेकिन उसको हम नहीं कहते, वो म्यूटेशंस में चले जाते हैं। सोमैटिक इसलिए क्योंकि सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन ज़्यादा पासेस नहीं होते हैं। अब जैसे कि जो हम अफ्रीकन पॉपुलेशंस की बात करें तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इन म्यूटेशन, ये जो डीएनए में जो म्यूटेशंस होने वाले म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में ये म्यूटेशन काम करता है सिकल सेल को रोकने में वहाँ पे। और जैसे कि मैं बात करूँ कि एक डिसीज और होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इटालियन पॉपुलेशन में है, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कोई भी वहाँ पे ज़्यादातर म्यूटेशन के हिसाब को मिलेंगे, मैं उस डिसीज का नाम बोल रही हूँ, फर्दर आई विल ऐड इफ आई गोट दैट नेम। सो थ्रू दी वीडियो आई मेक यू टू रिवाइंड दोबारा से, एक मैंने आपको रिव्यू दिया है म्यूटेशंस का, जिसमें म्यूटेशंस बताए, म्यूटेशंस के टाइप्स बताए, एंड साथ में मैंने उनके एग्जांपल्स बताए जो डिसीज बेस्ड है, एंड ऑल्सो आई गिव यू टू नो अबाउट म्यूटेशंस, जिसके फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, एंड मैंने कुछ डिटेलिंग नहीं की है जो कि आपको म्यूटेशंस में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो जो एक रिएक्शंस है उसके अंदर, मैं अगर केमिकल म्यूटेशंस की बात करूँ तो मैंने केमिकल म्यूटेशंस में पूरा एक रिएक्शंस का डिटेलिंग को स्किप किया है, बिकॉज आई फेल्ट कि जब आप उसको आप थॉरोली खुद पढ़ेंगे क्विक रिव्यू में तो वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अदरवाइज आई मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक अगेन, अगर मुझे लगेगा कि मुझे और बनाना चाहिए तो मैं उसके रिएक्शंस के ऊपर आपको दोबारा बताऊंगी। So I hope you like my video. So please like my video and please keep subscribing my channel more and more, share more and more, and give me all your positive response. So yet I am happy with the response all of yours. So I hope you like my video. So please like my video and keep subscribing my channel. So meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.